हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 के सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में यानी कि लाइंस में खड़ा करना है। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो देयर वुड बी 1 रो लेस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक अरेंजमेंट बनाना है कि क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हमें लाइंस की फॉर्म में उनको खड़ा करना है। तो अगर यहाँ पर हर एक लाइन में 3-3 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया जाए तो वहाँ पर एक लाइन कम बनेगी। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अगर मानकर चलिए हमारे पास टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पर उनको इस तरह से खड़ा करते हैं कि एक लाइन में 4-4 स्टूडेंट्स आए। तो 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4 एंड अगेन 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास यहाँ 3 लाइन्स बनी हैं। हर एक लाइन में 4 स्टूडेंट हैं, टोटल 3 रोज हैं, टोटल 3 लाइन्स हैं। तो इस तरह से 12 स्टूडेंट्स इन 3 रोज में आ गए हैं। लेकिन अगर हम एक लाइन में केवल 3 स्टूडेंट को ही खड़ा करें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो अब यही 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल 4 लाइंस में कवर हो पा रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। यानी कि जब हमने एक लाइन में 4 स्टूडेंट को खड़ा किया तो हमारे पास टोटल 3 लाइंस थी। लेकिन जब हमने एक लाइन में 3 स्टूडेंट को खड़ा किया तो अब हमारे पास टोटल 4 लाइंस हैं। तो यानी कि अगर हम एक लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट को बढ़ा दें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस सेकंड वाले अरेंजमेंट में हर लाइन के अंदर 3-3 स्टूडेंट हैं, तो टोटल 4 लाइन यहाँ पर बन रही है। लेकिन इस वाले अरेंजमेंट में हर लाइन के अंदर 4 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर एक लाइन हमें कम बनानी पड़ी। तो इसी तरह से स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी गई है कि अगर हम हर एक लाइन में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें तो एक लाइन हमें कम बनानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर है कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन आ रो, लेकिन अगर हर लाइन में से 3-3 स्टूडेंट्स को कम कर दिया जाए, तो जब हम हर लाइन में से 3 स्टूडेंट को कम करेंगे तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा लाइंस बनानी पड़ेंगी, तो वहाँ पर 2 लाइंस एक्स्ट्रा बनेंगी। तो इन दोनों कंडीशन का यूज़ करके हमें ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि उस क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो जो क्लास के अंदर स्टूडेंट है वो फिक्स्ड है, वो उनका जो नंबर है वो कांस्टेंट है। जहाँ यहाँ पर जो वेरिएशन है वो वेरिएशन हो रही है नंबर ऑफ रोज में, यानी कि कितनी लाइंस वहाँ पर बनाई गई हैं वो बार बार चेंज हो रही हैं। और हर लाइन के अंदर कितने स्टूडेंट्स खड़े करने हैं उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं, उनमें भी वेरिएशन है। तो इसलिए हम उनको ही x और y लेट करके चलेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके सोल्यूशन में कि लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने वहाँ पर टोटल x लाइंस बनाई हैं और हर एक लाइन के अंदर हमने y स्टूडेंट्स को खड़ा किया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो बी y, यानी कि टोटल x लाइन है और हर लाइन के अंदर y स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम उस x और y को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर हम हर लाइन के अंदर 4 स्टूडेंट को खड़ा करते हैं और वहाँ पर टोटल 3 लाइन्स हम बनाते हैं, यहाँ पर हर लाइन के अंदर 4 स्टूडेंट हैं और टोटल 3 लाइन्स हैं, तो कितने स्टूडेंट यहाँ पर हो गए हैं 12। आप यहाँ पर इसमें काउंट भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी इस x और इस y को मल्टीप्लाई करके उस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो x और y का जो प्रोडक्ट है उसको हम लिख सकते हैं xy। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हैं x, एक लाइन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट है y और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है वो है xy। अब फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई थी कि अगर हर लाइन के अंदर 3-3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिए जाएं देन देयर वुड बी 1 रो लेस, तो वहाँ पर एक रो कम हो जाएगी। अब हम ये मानकर चले थे कि टोटल नंबर ऑफ रोज है x और यहाँ पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि एक लाइन उनमें से कम हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर लाइन रह जाएंगी x-1। उसके बाद
जो स्टूडेंट हैं, एक लाइन के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हमें कर देने हैं। अब हम ये पहले मानकर चले थे कि हर लाइन के अंदर y स्टूडेंट हैं, तो जब हम हर लाइन के अंदर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देंगे तो अब हमारे पास ये एक लाइन के अंदर स्टूडेंट हो जाएंगे y+3, यानी कि अब नंबर ऑफ रोज है x-1 और एक लाइन के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है y+3। तो अब यहाँ पर भी हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये जो वैल्यू है ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल ही रहेगी। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू x-1 मल्टीप्लाई y+3। ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो रो है उनमें से एक रो को कम कर देना है, इसलिए हमने x-1 लिख दिया, और जो स्टूडेंट है एक लाइन के अंदर उनको 3 एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देना है, इसलिए हमने यहाँ y के अंदर 3 को ऐड कर दिया। और अब इनका जो प्रोडक्ट है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल ही रहेगा, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि इसको xy के साथ कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये वैल्यू भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है और ये वैल्यू भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो फिक्स हैं, उनमें चेंज नहीं किया गया, केवल उनके अरेंजमेंट्स में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसलिए हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया है। अब हम पहले x के साथ y+3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम -1 के साथ भी इस y+3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में हमने लिख दिया है x इंटू वाई। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x इंटू वाई इज़ xy, x इंटू 3 इज़ 3x, -1 इंटू वाई इज़ -y एंड -1 इंटू 3 इज़ -3। अब यहाँ पर अगर हम वेरिएबल्स की टर्म को एक ही साइड में कलेक्ट करें तो पहले इस xy को हम लिखेंगे, उसके बाद इस xy को लेकर आएंगे इधर माइनस में, फिर इस 3x और -y को हमने एज इट इज़ लिख दिया है और ये जो -3 है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा प्लस में। अब हम यहाँ पर xy से xy को कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये जो टर्म्स हमारे पास बची हैं कि 3x - y इक्वल्स टू 3, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हमें सेकंड कंडीशन स्टेटमेंट में दी गई थी कि अगर हर एक लाइन में से 3 स्टूडेंट को लेस कर दिया जाए, यानी कि हर लाइन में से 3 स्टूडेंट्स को कम कर दिया जाए, तो हमें वहाँ पर 2 लाइन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। तो इस बार हमने नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज कर दिया है, यानी कि x+2 उसको हम लिख देंगे, और हर लाइन के अंदर जो स्टूडेंट थे उसमें से 3 स्टूडेंट्स कम किए गए हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है y-3, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल ही होगा, यानी कि अब हम इस वैल्यू को भी x इंटू वाई के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ही है, और इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम पहले x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू वाई इज़ xy, x इंटू -3 इज़ -3x, 2 इंटू वाई इज़ 2y एंड 2 इंटू -3 इज़ -6, और ये xy एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम वेरिएबल की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे एक ही साइड में, तो हमने इस xy को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया, फिर इस xy को हम लेकर आए हैं यहाँ पर माइनस में, देन -3x + 2y को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और ये जो -6 है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा प्लस में। तो अब xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो अब हमारे पास ये टर्म्स बची हैं ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे किसी भी एक मेथड का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में ही जो x का कोफिशिएंट है वो है 3 और -3, यानी कि नंबर तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो अगर उनका साइन पहले से ही अपोजिट है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, यानी कि हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्योंकि इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि उनके साइन को चेंज किया जाए, उनके अपोजिट साइड साइन बनाकर हम उनको कैंसिल आउट कर सकें। पर यहाँ तो एक में 3 है और दूसरे में -3, यानी कि साइन पहले से ही अपोजिट है। तो यानी कि अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो 3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बिना कोई साइन चेंज किए हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब 3x माइनस 3x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद माइनस वाई प्लस 2y, यानी कि एक है माइनस का 1 और एक है प्लस का 2, तो 2 माइनस 1 होता है ओनली 1, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे y। एंड 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 9। अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अगर इसको इक्वेशन 1 में पुट किया जाए, उसके बाद ये जो माइनस का 9 है ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस में। 3 प्लस 9 इज 12, और इस 3 से हम 12 को डिवाइड कर देंगे तो 3 से 12 4 पर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 9 है। हमने x लेट किया था नंबर ऑफ रोज को, तो हम कह सकते हैं कि उस अरेंजमेंट में टोटल 4 लाइंस हैं, यानी कि 4 रोज वहाँ पर बनाई गई हैं। और हमने y लेट किया था कि एक लाइन के अंदर कितने स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 9। तो 4 लाइन है और हर लाइन के अंदर 9 स्टूडेंट्स है। टोटल कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगे, 4 × 9 यानी कि 36। इसके बाद सम नंबर 5, इन अ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं A, B और C, उन तीनों का रिलेशन दिया गया है कि एंगल C जो है वो एंगल B के 3 टाइम्स के इक्वल है। एंगल C एंगल B के 3 टाइम्स के इक्वल है, और साथ ही ये दोनों इक्वल हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो इस तरह से इन तीनों एंगल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन दिया गया है, और हमें इन तीनों एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि A, B और C तीनों के मेजरमेंट क्या हैं। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये पूरी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी गई थी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इनमें से किसी भी एक का यूज़ करके पहली इक्वेशन बनाएंगे। 1, 2, 3, इन तीनों में से किसी भी एक का यूज़ हम कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें कि यहाँ से C को अगर हम डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, C, A और B, जबकि इक्वेशंस हम केवल 2 वेरिएबल की ही बनाते हैं, तो यानी कि हम इसको तो कंपेयर नहीं करेंगे। अब हमारे पास रह गए हैं 2 ऑप्शन, या तो हम इनको कंपेयर करें या हम इनको कंपेयर करें। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इनको कंपेयर करके फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे जिसमें A और B का यूज़ हो रहा है, और उसके बाद हम C के लिए दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे, हमने सबसे पहले लिख दिया है इसको जो कि है 2 × A प्लस B, उसके बाद हमने लिख दिया इसको जो कि है 3 × B। अब यहाँ पर 2 से हम A को मल्टीप्लाई करेंगे 2A, 2 से हम B को मल्टीप्लाई करेंगे 2B, और ये जो 3B है ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर हो जाएगा माइनस में, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगी सिर्फ 0। अब इस 2A को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, और 2B माइनस 3B, तो 2 में से जब हम 3 को माइनस करते हैं हमारे पास आता है -1, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है -B, और राइट हैंड साइड में है 0, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं x और y की फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनी है a और b की फॉर्म में, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनानी है उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो हमने वहाँ पर लिख दिया है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें एंगल B और एंगल A और एंगल B को हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि इनका यूज़ हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी किया था। और ये जो एंगल C है, इस एंगल C की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल B। हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों को कंपेयर किया था, तो अब हम सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों का यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की है उसमें एंगल C की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, क्योंकि ये हमें इसकी स्टेटमेंट में ही दिया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस C की जगह पर लिख रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, और राइट हैंड साइड में है 180। तो अब एंगल A को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, उसके बाद B प्लस 3B,
तो जैसे कि x प्लस 3x हो जाएगा 4x, इसी तरह से b प्लस 3b हो जाएगा 4b। तो ये है अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यानी कि अब हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व करके पहले a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उस थर्ड एंगल यानी कि c की। तो हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a का कोफिशिएंट है 2 और सेकंड इक्वेशन के अंदर a का कोफिशिएंट है 1। तो अगर हम इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी a का कोफिशिएंट 2 ही हो जाएगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन में से उस एंगल a को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ताकि a के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाया जा सके। उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से। तो पहले हमने इक्वेशन 1 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद जब हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 इंटू a यानी कि 2a, देन 2 इंटू 4b इज़ 8b एंड 2 इंटू 180 इज़ 360। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इस इक्वेशन के साइन को चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो 2a एंड माइनस 2a ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद माइनस b एंड माइनस 8b, तो -1 और -8 ये दोनों मिलकर हो जाते हैं -9, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं -9b। उसके बाद 0 -360, तो ये -360 ही बचेगा, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव का साइन है तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद इस 9 को 360 के डिवाइड में हम लेकर आएंगे और 9 से 360 को डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी 40 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो 40 डिग्री के इक्वल है। अब हमें इस b को पुट करना होगा इक्वेशन 1 या 2 में, तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। उसके बाद -40 राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस में, और हम इस 2 से 40 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 20। यानी कि अब हमें a और b की वैल्यू मिल गई है। a है 20, b है 40, बट अभी हमें उस थर्ड एंगल यानी कि c की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो जैसे कि अब स्टेटमेंट में दिया गया था कि एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ B, तो हम यहाँ पर इस B की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर B को पुट किया 40, देन 40 इंटू 3 इज़ 120 डिग्री। तो अब इस तरह से हमारे पास उन तीनों एंगल्स की वैल्यू आ गई है। A इज़ 20 डिग्री, B इज़ 40 डिग्री एंड C इज़ 120 डिग्री। इसके बाद सम नंबर 6, draw the graphs of the equation 5x minus y equals to 5 and 3x minus y equals to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines of the y and the y-axis. तो सेम इस टाइप का सम हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी किया था, तो बिल्कुल उसी तरह से हम इस सम को भी करेंगे। दो इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन और y एक्सिस यानी कि इन तीनों से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी हमें लिखने हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। और पॉइंट्स फाइंड करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको बताया था कि एक बार x को 0 पुट कर देना है और एक बार y को 0 पुट कर देना है। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में हम x को 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0 और हमारे पास आ जाएगा -y इक्वल्स टू 5। अब इसमें से हम इस माइनस साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे 0, -5। इसी तरह से सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पर y को 0 पुट कर रहे हैं। तो y को 0 पुट करने के बाद सेकंड टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास बचेगा 5x इक्वल्स टू 5। और इस 5 को जब हम 5 के डिवाइड में लेकर आएंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 1, यानी कि अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं 1, 0। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को, और यहाँ पर भी हमने एक बार x को 0 पुट किया, एक बार y को 0 पुट किया। तो इस तरह से इसके भी 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, 0, -3 एंड 1, 0। तो अब इस तरह से इन इक्वेशन के जो भी पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं उनको हम मार्क करेंगे ग्राफ के ऊपर।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करके उसके ऊपर कुछ नंबर्स को लिख दिया है और यहाँ पर हमने उतने ही नंबर्स लिए हैं जितने नंबर्स की हमें नीड है। वैसे हम यहाँ पर एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को इससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस करके उस पर और नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहली इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने फाइंड किया था -5,0 0,-5। फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने फाइंड किया था 0,-5। इसमें x की वैल्यू 0 है यानी कि ये पॉइंट हमें मिलेगा y एक्सिस पर यानी कि यहाँ पर। और सेकंड पॉइंट हमने फाइंड किया था 1,0, इसमें y की वैल्यू 0 है यानी कि ये पॉइंट हमें मिलेगा x एक्सिस पर। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने उन दोनों पॉइंट्स को मार्क किया जो है 0,-5 एंड 1,0 और उन दोनों को एक लाइन से हमने ज्वाइन भी कर दिया है। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे जिनमें से सबसे पहला पॉइंट था 0,-3 एंड सेकंड पॉइंट था 1,0। तो ये 1,0 हमने पहले से ही मार्क किया हुआ है क्योंकि इसका यूज़ हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी किया था। और ये जो पॉइंट है 0,-3 इसमें x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट भी हमें y एक्सिस पर ही मिलेगा यानी कि यहाँ पर। तो अब इस 0,-3 को 1,0 के साथ ज्वाइन करके हम सेकंड इक्वेशन की लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने उन दोनों पॉइंट्स को मार्क किया 0,-3 एंड 1,0 और यहाँ से जो लाइन पास हो रही है वो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर उन दोनों इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें उस ट्रायंगल को फाइंड करना है जो इन दोनों लाइंस और y एक्सिस से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल है जो उन दोनों इक्वेशंस और y एक्सिस के बीच में है। हमें इसी के उन तीनों वर्टिसेस को फाइंड करना है। तो पहले हम इस ट्रायंगल को शेडेड कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ट्रायंगल को शेडेड कर दिया है और जो इसके तीन वर्टिसेस हैं उनमें से पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो है 1,0, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 0,-3 और तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-5। तो ये हमें इस सम में फाइंड करने थे जो हमने ग्राफ का यूज़ करके फाइंड किए हैं। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये इस सम का फाइनल डायग्राम है। अब हमें इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को लिख देना है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 1,0, 0,-3 एंड 0,-5। तो ये थे एक्सरसाइज 3.7 के 3 सम। इसके बाद जो सम रहते हैं इस एक्सरसाइज के वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।